नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के रक्षा विकास कार्यक्रम के बारे में, जिसको हम लोग माइंड मैप के जरिए, जैसे हम लोगों ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखा था, ठीक उसी प्रकार पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जो टॉपिक है पूरी तरह से किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा और यहाँ से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर जो छात्र हैं वो गलत जवाब देकर आते हैं। तो आज आप अपने कुछ मिनट इस वीडियो को दे दीजिए और फिर देखिए कि यहाँ से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका सही उत्तर टिक करके आओगे। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं आज़ादी के बाद के स्थिति की। आपको पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद देश के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? उसकी स्वयं की रक्षा, जिससे कि दोबारा वह गुलाम ना हो। तो आज़ादी के बाद की स्थिति में हम लोग बात करते हैं 1947 से 1950 की स्थिति की। तो भारत ब्रिटिश काल में अधिकांश रक्षा उपकरण जो था वह आयात करता था, मतलब इंपोर्ट करता था। ब्रिटिश काल में जो भारत था, यहाँ पर जो रक्षा उपकरण है वो बनाता नहीं था, बल्कि बाहर से आयात करता था, बाहर से लाता था। लेकिन कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी जिसमें गन, गोला बारूद और छोटे हथियार जो थे वो बनते थे, मतलब जो कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी वो कार्य कर रही थी। उसके बाद 1950 में भारत ने रक्षा के संबंध में प्रारंभिक प्रयास किया। 1954 में भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB को मजबूत किया। 1950 से 1960 के दशक में हल्के रक्षा उपकरण जैसे तोपें, राइफल, पिस्टल, ट्रक, गोला बारूद आदि का उत्पादन धीरे धीरे भारत ने करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत को पता था कि रक्षा करनी है तो जाहिर सी बात है हमारे पास रक्षा उपकरण होने चाहिए। भारत सरकार द्वारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का गठन भी इसी समय 1958 में किया गया। उसके बाद की जो स्थिति थी वो थी 1960 का दशक, जिसमें आत्मनिर्भरता की नींव रखी गई। 1960 के दशक में भारत ने सोवियत संघ और ब्रिटेन की मदद से रक्षा उत्पादन की शुरुआत की। मतलब कि भारत ने क्या किया कि सोवियत संघ और ब्रिटेन से मदद मांगी और जो रक्षा उपकरण थे उनके उत्पादन की शुरुआत चालू कर दी, जिससे कि भारत जो है रक्षा उपकरण के संबंध में आत्मनिर्भर हो सके और विदेशों से जो रक्षा उपकरण है उसको इंपोर्ट ना करना पड़े। उसके बाद HF-24 मारूद जो है वो भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है, जिसको 1961 में डॉक्टर कुर्ट टैंक के नेतृत्व में भारत में बनाया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो डॉक्टर कुर्ट टैंक है ना, ये भारतीय नहीं है, ये जर्मन है ना, मतलब जर्मनी के हैं। और इन्होंने क्या किया कि सहयोग किया, जिससे कि HF-24 मारूद जो कि भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है 1961 में बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मझगांव डॉकयार्ड और हिंदुस्तान शिपयार्ड में जो नौसैनिक जहाज हैं वह भी धीरे धीरे बनने लगे, क्योंकि आत्मनिर्भरता की नींव रखी गई। तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो गया। फिर बात करें 1966 की, तो 1966 में भारत का पहला स्वदेशी टैंक जिसका नाम था विजयंत, उसका निर्माण किया गया, जिसको अंग्रेजों के समय में बोला जाता था विकर्स MBT। तो इसी को क्या किया गया और ज़्यादा डेवलप किया गया और इसका नाम रखा गया विजयंत, जो कि भारत का पहला स्वदेशी टैंक था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला स्वदेशी टैंक कौन सा है, तो सही जवाब होगा विजयंत। और कब बना? 1966 में। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई, वह है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। मैं ये मानता हूँ कि अगर भारत में DRDO की स्थापना ना हुई होती तो भारत जो है वो रक्षा विकास कार्यक्रम में इतना मजबूत, इतना सफल कभी नहीं हो पाता। तो जो DRDO है वो भारत के रक्षा विकास कार्यक्रम की नींव है।
तो डीआरडीओ के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो डीआरडीओ है ये भारत सरकार के तकनीकी विकास संस्थानों, अपार्टमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, इनको मिलाकर भारत सरकार द्वारा डीआरडीओ का गठन किया गया। डीआरडीओ का जो गठन है वह किया गया 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि इनको आर्किटेक्ट ऑफ डिफेंस साइंस इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि आर्किटेक्ट ऑफ डिफेंस साइंस इन इंडिया किसे बोला जाता है, तो सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जो कि डीआरडीओ के प्रथम अध्यक्ष थे। और आर्किटेक्ट की जगह अगर फादर ऑफ डिफेंस साइंस इन इंडिया पूछा जाता है तब भी सही जवाब डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ही होंगे। जो डीआरडीओ है यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यह पूर्ण रूप से रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके बाद आपको पता ही है कि 1962 का चीन युद्ध, 1965 व 1971 के पाकिस्तान युद्ध ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों की आवश्यकता को उजागर किया। जो डीआरडीओ है कब बना? 1958 में। उसके बाद 1962 में चीन ने युद्ध किया भारत से, फिर 65 और 71 में पाकिस्तान ने युद्ध किया। तो जाहिर सी बात है कि भारत को फिर और ज़्यादा रक्षा उपकरणों की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि कितना ज़्यादा बाहर से मंगवाएगा, है ना? बाहर से मंगवाएगा तो जाहिर सी बात है कि पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, और क्या पता कि ज़रूरत में चीज़ें मिलती हैं या फिर नहीं। तो जब यह युद्ध की स्थितियां आई तब भारत को अपने स्वदेशी रक्षा उपकरणों के बारे में और ज़्यादा सोचना पड़ा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि SLV-3 जो कि 1979 और 1980 में सफल रहा था। SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात कर रहा हूँ, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसरो से डीआरडीओ आकर मिसाइल तकनीकी विकसित की, क्योंकि भारत को रक्षा उपकरणों की ज़रूरत थी। और आपको पता ही है कि इसरो के जो प्रमुख थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके सहयोगी कौन थे? वह थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चाहे वह भारत का पहला विदेशी रॉकेट हो जो कि अमेरिका यानी नासा से आया था, जिसका नाम था नाइकी अपाचे, उसमें भी साथ थे। रोहिणी 75 में भी साथ थे, रोहिणी 1 में भी साथ थे, रोहिणी 1R में भी साथ थे और SLV-3 में भी साथ में थे। तो पूरी तरह से ये इसरो में काम कर रहे थे और वहाँ से इन्होंने बहुत ज़्यादा अनुभव जुटाया। और जैसे ही SLV-3 सफल हुआ तो इनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें अनुभव के रूप में इकट्ठा हो गई। फिर इन्होंने रक्षा के बारे में सोचा और इन्होंने इसरो को छोड़कर डीआरडीओ को ज्वाइन कर लिया। आपको पता ही है कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्यों जाना जाता है और कौन कौन सी मिसाइल का इन्होंने निर्माण करवाया। फिलहाल आप इतना जानिए कि इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो डीआरडीओ को विस्तार में बताने से पहले मैंने आपको बताया था 1960 का दशक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि HF-24 मारूत जो है उसको 1961 में विकसित किया गया। मझगांव डंकयार्ड और हिंदुस्तान शिपयार्ड में नौसैनिक जहाज बनने लगे और 1966 में भारत का पहला स्वदेशी टैंक जिसका नाम था विजयंत, उसको डेवलप किया गया। तो 1960 के बाद आता है 1970 का दशक, जिसको बोला जाता है संगठित रक्षा अनुसंधान। 1971 के युद्ध के बाद आत्मनिर्भरता की जरूरत बढ़ी, क्योंकि आपको पता है कि 1962 में चीन से युद्ध हुआ, फिर 65 में पाकिस्तान से हुआ, फिर 71 में पाकिस्तान से हुआ। तो भारत के पास पर्याप्त रक्षा उपकरण नहीं थे। जो भी रक्षा उपकरण थे छोटे मोटे थे और बाकी रक्षा उपकरण विदेशों से मंगाने पड़ते थे। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। समय पर चीज़ें आती थी या नहीं आती थी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है।
तो 1971 में जब आत्मनिर्भरता की ज़रूरत बढ़ी तब भारत ने पहला स्वदेशी युद्धपोत, जिसको INS नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, 1972 में बनाया। DRDO ने मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रडार पर भी काम शुरू किया। उसके अलावा टैंक, आर्टिलरी सिस्टम और संचार उपकरण भी धीरे धीरे बनने लगे। यानी 1970 के दशक में जो DRDO है वो पूरी तरह से जो रक्षा उपकरण है उसके कार्य में संलग्न हो गया। फिर आता है 1974 का समय, यानी भारत के रक्षा विकास कार्यक्रम का मास्टर स्ट्रोक या फिर गोल्डन टाइम। क्योंकि आपको पता है 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो पहले परमाणु परीक्षण के बारे में आपको विस्तार से समझाऊं उससे पहले परमाणु कार्यक्रम की पृष्ठभूमि बता देता हूं। भारत में परमाणु कार्यक्रम की जो नींव है वो 1944 में ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने रखी थी। इस कारण से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी AEC का गठन हुआ और फिर 1954 में आगे चलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क की स्थापना की गई। बार्क की स्थापना अगर आपसे पूछा जाता है कब की गई तो 1954 में, और बार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो वह स्थित है मुंबई में। तो याद रखिएगा कि भारत में फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे बोला जाता है तो वह बोला जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। तो अब बात करते हैं भारत के पहले परमाणु परीक्षण की। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में किया गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर राजा रमन्ना, जो कि उस समय वार्क के यानी भाभा अनुसंधान केंद्र के प्रमुख थे, उनके द्वारा और डॉक्टर होमी भाभा द्वारा किया गया। इसका जो परीक्षण है वो कहाँ किया गया तो वह किया गया राजस्थान के पोखरण में जो थार मरुस्थल है वहाँ पर। और उस समय जो वर्तमान में प्रधानमंत्री थी वह थी इंदिरा गांधी। यानी भारत का जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी एग्जाम में पूछा जाता है तो सही जवाब क्या होगा, इंदिरा गांधी। और भारत के पहले परमाणु परीक्षण का जो कोड नाम रखा गया था वह था स्माइलिंग बुद्धा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रखिएगा कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। और इसकी जो प्रकृति थी वो थी पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और याद रखिएगा कि यह परीक्षण क्रिटिकल लेकिन सीमित क्षमता का था, लगभग 8 से 12 किलोटन का। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस परीक्षण के बाद यानी पहले परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए। और इसके बाद 1974 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG का गठन किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी परमाणु कार्यक्रम से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG का गठन कब हुआ तो सही जवाब होगा 1974। हालांकि जो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए बाद में फिर वो प्रतिबंध जो है हटा दिए गए, लेकिन जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया तो बहुत सारे देशों ने मिलकर उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। जाहिर सी बात है दूसरे देश नहीं चाहते कि सामने वाला जो है वो परमाणु संपन्न देश बने। अगर ऐसा बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फिर दूसरे देश जो है टक्कर लेने से डरेंगे। तो अब बात करते हैं भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण की। तो भारत का जो दूसरा परमाणु परीक्षण है यह 11 मई और 13 मई 1998 में किया गया। इसका नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि DRDO से थे, और इनके सहयोगी डॉक्टर राजा गोपाला चिदम्बरम द्वारा किया गया। यानी जो ये परमाणु परीक्षण है ये किसके नेतृत्व में किया गया तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजा गोपाला चिदम्बरम के नेतृत्व में किया गया। ये जो दूसरा परमाणु परीक्षण है यह कहाँ पर किया गया तो यह भी राजस्थान के पोखरण में किया गया। और इस समय यानी 1998 के समय में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी।
पहला परमाणु परीक्षण जब हुआ था तब प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। लेकिन जब दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ तब प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और मैं आपको बता दूं कि भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण का जो कोड नाम है वह रखा गया था ऑपरेशन शक्ति, जबकि पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या रखा गया था? वह रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और यह परमाणु परीक्षण जो है ये न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध की नीति के आधार पर चलाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो भारत ने खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित किया। यानी भारत ने खुलकर सभी देशों को बताया कि मैं भी परमाणु संपन्न राष्ट्र हूँ। ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको 2 डेट बताई, एक तो 11 मई और दूसरी 13 मई 1998। तो ये क्यों बताई? तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि जो 11 मई है इसमें 3 परमाणु बम फोड़े गए थे और जो 13 मई है उसमें 2 परमाणु बम फोड़े गए थे। मतलब कि जो दूसरा परमाणु परीक्षण था उसमें कुल 5 परमाणु बम फोड़े गए थे, 3 और 2, 3 11 मई को और 2 13 मई को। और इसी के बाद भारत की जो परमाणु त्रयी की नींव है वो रखी गई। यानी ये माना गया कि भारत जो है मिसाइल, सबमरीन और एयरक्राफ्ट से जो परमाणु बम है उससे निशाना बना सकता है। और इसके बाद भारत की जो मजबूती है यानी भारत के जो रक्षा उपकरण है उसका लोहा दुनिया ने माना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 1980 के दशक की, जो कि मिसाइल और उच्च तकनीकी का दशक माना जाता है। 1983 में IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसका नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया, जिनको मैंने आपको बताया कि इसरो को छोड़कर DRDO में शामिल हो गए थे। तो उस समय वो तत्कालीन DRDO के प्रमुख वैज्ञानिक थे। और मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? तो वह था भारत को स्वदेशी मिसाइल तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाना। यानी जो गाइडेड मिसाइल है ना उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो उसी के संबंध में यानी IGMDP अर्थात इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में के अंतर्गत 5 प्रमुख मिसाइलें विकसित की गई। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। पहली मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी, जो कि सतह की बैलिस्टिक मिसाइल थी, 1988 में बनी, जिसकी मारक क्षमता थी 150 से 300 किलोमीटर। दूसरी थी अग्नि, जो कि मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल थी, 1989 में बनी और इसकी मारक क्षमता थी 700 से 5000 किलोमीटर। स्टार्टिंग में 5000 किलोमीटर नहीं थी, लेकिन वर्तमान में जो अग्नि है, अग्नि 1 से अग्नि 5 तक पहुंच गया है। तो अग्नि 5 की जो क्षमता है वर्तमान में 2025 में वो 5000 किलोमीटर हो गई है। मतलब ये जो है अपना टारगेट 5000 किलोमीटर दूर तक हिट कर सकती है। तीसरा आकाश, जो कि सतह से वायु बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको 1990 के दशक में बनाया गया और इसकी जो मारक क्षमता है वह है 25 से 30 किलोमीटर। और इसकी जो तैनाती है वो सेना में की गई सन 2009 में। फिर बात करते हैं चौथी मिसाइल त्रिशूल की, जो कि अल्प दूरी सतह से वायु की मिसाइल है। इसको 1985 में डेवलप किया गया और इसकी जो मारक क्षमता है वह 12 किलोमीटर है। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है यानी जो त्रिशूल है, इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। 5 में से 4 प्रोजेक्ट जो थे वो सफल थे, लेकिन जो त्रिशूल था वो असफल रहा था। इस कारण से त्रिशूल के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। 5वां है नाग, यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको 1990 के दशक में बनाया गया। इसकी मारक क्षमता 5 से 7 किलोमीटर है, जबकि वर्तमान में इसके स्वरूप को विकसित कर दिया गया और नाग के स्वरूप को जब विकसित किया गया तो नए नाम भी दिए गए, जैसे कि हेलिना और अस्त्रा। तो आप समझ चुके होंगे कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इनके नेतृत्व में 1983 में IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। उसमें 5 प्रमुख मिसाइल बनाए गए। इसी कारण से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है IGM-DP का समापन, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का समापन, जो कि 2008 में भारत सरकार ने औपचारिक रूप से IGM-DP को बंद कर दिया, यानी क्लोज डाउन कर दिया। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि जो प्रमुख उद्देश्य थे वो पूरे हो चुके थे, है ना। मतलब ये जो कार्यक्रम चलाया गया था, इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे लगभग पूरे हो चुके थे। इस कारण से इस प्रोग्राम को बंद करना पड़ा। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न गए होंगे कि क्या इस प्रोग्राम को बंद करने के बाद भारत में कोई भी मिसाइल नहीं बनाई गई, या फिर मिसाइल बनाई गई तो किसके द्वारा बनाई गई? तो उसके बारे में आपको बता देता हूं कि नई मिसाइलें जो हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अग्नि 5, जिसकी मारक क्षमता मैंने आपको बताई 5000 किलोमीटर। उसके अलावा ब्रह्मोस, अस्त्र, निर्भय आदि जो मिसाइलें हैं, ये पोस्ट इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज में विकसित होने लगी। यानी जैसे ही IGM-DP प्रोग्राम जो है इसका समापन किया गया, तो उसके बाद जो है और भी नई मिसाइलें जो हैं नई तकनीकी के साथ पोस्ट फेज में विकसित होने लगी। तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो अब आता है 2001 से 2010 का पोस्ट इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत। तो 2001 में ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि इंडिया ने रूस की मदद से बनाई, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी। तो याद रखिएगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है कब बनी? 2001 में। किसकी मदद से बनी? तो रूस की मदद से बनी। फिर 2004 में अग्नि 2 आया, ठीक है, जिसको शामिल किया गया। 2000 से 3000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। फिर 2006 में अग्नि 3 आया, इसकी मारक क्षमता बढ़ाकर 3500 किलोमीटर कर दी गई। और 2006 में ही अग्नि 3 का पहला परीक्षण किया गया, जो कि सफल रहा। फिर आता है 2008 का समय, जब शौर्य मिसाइल का परीक्षण किया गया, और यह सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, और इसकी मारक क्षमता है 750 किलोमीटर। फिर आता है 2010 से 2020 का, यानी नई पीढ़ी की मिसाइलों का समय। अभी आपको परेशान नहीं होना है, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं जानते हैं और एग्जाम में वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप भूल रहे हैं कि वीडियो को लाइक करना है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट भी आप कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बात करते हैं 2010 से 2020 के बीच की पीढ़ी की, जिसमें 2012 में अग्नि 5 मिसाइल लाई गई, जिसकी मारक क्षमता मैंने आपको बताई कितनी है? 5000 किलोमीटर से अधिक, यानी ICBM स्तर में इसको लाया गया। फिर 2013 की बात करें तो उसमें निर्भय आया, और निर्भय मिसाइल जो है ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। उसका पहला परीक्षण 2013 में किया गया। फिर 2014 में आकाश जो है वो फॉर्मली यानी आधिकारिक रूप से शामिल किया गया सेना में। 2015 में अस्त्र MK1 आया, जो कि एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और इसकी मारक क्षमता है 110 किलोमीटर। और फिर अगली मिसाइल है 2017 में बनी अग्नि IV मिसाइल, जिसको इंडक्ट किया गया, मतलब कि शामिल किया गया, और इसकी मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर। फिर 2019 की बात करें तो आती है मिशन शक्ति, जिसको ASAT के नाम से जाना जाता है, और यह एंटी सैटेलाइट वेपन है, और इसका सफल परीक्षण किया गया 2019 में। और 2019 में ही मैन पोर्टेबल ATGM का परीक्षण किया गया, और यह भी सफल रहा, ठीक है। तो ये था 2020 तक का समय। अब बात करते हैं 2020 से 2025 के समय की, यानी आधुनिक सामरिक हथियार की, क्योंकि आपको पता है आज का समय आधुनिकता का है। और ये जो है 2020 से 2025 का समय, इसके बाद हम लोग कुछ की पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे कि भारत की पहली मिसाइल कौन थी, भारत का पहला टैंक कौन सा था, भारत का पहला बुलेट प्रूफ जैकेट कौन सी थी, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा।
तो बात करते हैं 2020 की, जिसमें QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 2021 में अग्नि पी का मतलब प्राइम से है, जो कि नई पीढ़ी की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको परीक्षण किया गया। 2022 में VLSRSM जो कि नेवी के लिए शॉर्ट रेंज सैम है और इसका भी सफल परीक्षण किया गया। 2023 में रुद्रम-1 आया जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है। 2023 में ही प्रलय आया जो कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है, इसको शामिल किया गया। 2024 में आया अस्त्र MK2 जिसका परीक्षण किया गया और सफल रहा और इसकी जो मारक क्षमता है 160 से 180 किलोमीटर है। इसके बाद आता है 2025 का समय यानी HST-DV का, जो कि स्क्रैम जेट आधारित हाइपरसोनिक मिसाइल थी और इसका सफल परीक्षण 2025 में किया गया। और फिर 2025 में ही जो ब्रह्मोस 2 है हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका परीक्षण जो है जारी है। तो इस तरीके से भारत में कौन सी मिसाइल का कब परीक्षण किया गया और कौन सी मिसाइल कब आई, किसकी मारक क्षमता कितनी है और कौन कहां से मार कर सकती है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया। अब बात करते हैं प्रथम रक्षा उपकरण से संबंधित तथ्य की। तो उसमें बात करते हैं पहला स्वदेशी विकसित टैंक जिसका नाम है अर्जुन, जो कि 1996 से सेवा में शामिल है। फिर है पहला स्वदेशी 4th जनरेशन का फाइटर जेट जिसका नाम है तेजस, जिसने 2001 में पहली उड़ान भरी थी और 2016 से सेवा में लगा हुआ है। फिर है भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी यानी सबमरीन, जो कि है INS साल्की, जिसको 1992 में शामिल किया गया। उसके बाद भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी यानी परमाणु से संपन्न पनडुब्बी, जो कि है INS अरिहंत, इसका 2009 में जलावतरण किया गया और 2016 से यह सेवा में लगा हुआ है। फिर है भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल जो है पृथ्वी 1, 1988 में आई। भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि 1, जिसका टेस्ट 1989 में किया गया। भारत की पहली स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल जिसका नाम आकाश है, जिसको 1990 के दशक से विकसित किया गया और 2009 तक विकसित किया गया। उसके अलावा भारत की पहली स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल जो कि आपको पता है नाग है और इसको भी 1990 के दशक से 2020 तक विकसित किया गया। मतलब कि 1990 के दशक से इसको बनाया गया और विकसित करते चले गए और 2020 में यह भारत में अभी भी शामिल है सेना में। उसके बाद भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर जिसका नाम है ध्रुव, इसने 1992 में पहली उड़ान भरी थी और 2002 से सेवा में है। पहली जो भारत की स्वदेशी गन यानी आर्टिलरी है उसका नाम है धनुष हॉविट्जर। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको 2017 से सेना में शामिल किया गया। उसके अलावा भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका नाम है INS विक्रांत। तो INS विक्रांत की बात करें तो इसको 2022 से सेवा में शामिल किया गया। और भारत की पहली स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट जो है, इसके बारे में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके बारे में आप समझ लीजिए कि भारत की जो पहली स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट थी बनाई गई थी भाभा कवच 2017 में, लेकिन ये भारी थी तो सेना ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि ये भारत की पहली स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट थी लेकिन सेना ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसकी डिमांड नहीं थी। उसके बाद 2018 में MKU द्वारा विकसित की गई थी न्यू बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसको सेना ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था क्योंकि लाइट वेट थी, बहुत ही हल्की थी। जाहिर सी बात थी, सेना के पास वैसे भी बहुत ज़्यादा हथियार होते हैं, जैकेट भी भारी होगी तो ज़्यादा काम कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा दौड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो इस कारण से उनके क्या चाहिए था, उनको लाइट वेट वाली बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थी, जिसका विकास किसने किया, MKU ने किया 2018 में। जबकि जो भाभा कवच था जिसका 2017 में लाया गया, ये फेल रहा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब 3 चीज़ें भारत के प्रथम रक्षा उपकरण से संबंधित थी
जिनको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था तो इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। तो वो प्रश्न आपके सामने हैं, तो अगर आपको याद हो तो आप उनके उत्तर कमेंट करके बता दीजिए, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपने वीडियो को मन से देखा है। और हाँ, वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है ट्रिक पॉइंट, और जैसे चैनल की डीपी लगी हुई है सेम वहाँ भी वही डीपी लगी हुई है, उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की, चाहे माइंड मैप हो चाहे कोई भी नोट्स हो, वहाँ पर आपको पीडीएफ फ्री में दे दी जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।